फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, हियर आई एम बिट्टू कुमार। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं और वो चैप्टर का नाम है लेजिस्लेचर। तो ये यूपीएससी सीएससी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर नहीं भी जानोगे यार तो इसको जनरल नॉलेज तो आप लोग को होना ही चाहिए। मतलब ये जानना है तो ये है भाई, हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं तो हमें जानना है ये मतलब कैसे वर्क कर रहा है सभी चीज़। तो देखो यार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर, यानी कि पूरा का पूरा लॉ मेकिंग सिस्टम। सो माई फ्रेंड्स, वेन एवर वी लिसन द वर्ड लेजिस्लेचर, हमारे मन में आता है लॉ मेकिंग, यानी कि कानून को बनाने वाला, ऐसे कुछ पार्लियामेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस, ये सब आता है। लेकिन भाई इसका भी दो पर्सपेक्टिव है। पहला है लॉ मेकिंग और दूसरा है that legislature means parliament, it is the center of all the political as well as democratic process। यानी कि जितने भी पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस होंगे ना, सब यही लेजिस्लेचर के अंदर होंगे। अब मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज में जो लेजिस्लेचर जो रहते हैं ना, वो अकाउंटेबल बनाते हैं एग्जीक्यूटिव्स को, वो पीपल का भरोसा जीतते हैं और वो बहुत सारे काम में वर्क करते हैं, बहुत सारे काम में साथ देते हैं, तभी जाके हमारा देश नए नए लॉ को पास कर पाता है और डेवलपमेंट की ओर बढ़ते रहता है। अब बहुत सारे ऐसे, जैसे देखो यार, हमारे इंडिया में तो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट को हम लोग कहते हैं, जो नेशनल असेंबली है। अब पार्लियामेंट में भी ना हमारे यहाँ दो हाउस है, पहला है अपर हाउस, दूसरा है लोअर हाउस। अपर हाउस यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम लोग राज्यसभा भी कहते हैं, और लोअर हाउस यानी कि द हाउस ऑफ पीपल, जिसको हम लोग लोकसभा भी कहते हैं। अब हम लोगों को ना दो हाउसेस की जरूरत क्यों पड़ी यार? देखो ऐसा है ना कि बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे जगह पर हम लोग एक ही हाउस बनाकर भी तो रह सकते हैं ना, वहीं पर सारा चीज को डिस्कस कर लेंगे, क्या अलग से राज्यसभा बनाना, क्या अलग से लोकसभा बनाना। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए, हम लोग के यहाँ पर दो हाउस है, सेपरेट हाउस है। तो देखो यार, इसका एडवांटेज क्या है। जब हमारे पास दो हाउस आता है ना, तो हमारे पास एक्सपेंशन हो जाता है, यानी कि लोगों को बैठा करके डिस्कस करने का जगह बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा डिस्कस कर पाते हैं, ज़्यादा तरह के लोग आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट जोग्राफिकल के लोग, जोग्राफिकल एरियाज़ के लोग और रेसेस के लोग, कल्चर के लोग साथ में आ करके डिस्कशन करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि डिस्कशन करने का जो हमारे यहाँ पर जो एक होता है ना प्रोसेस, और एक होता है ना जो क्वालिटी, वो बढ़ जाता है, यानी कि लोग अच्छे से डिस्कस कर पाते हैं और लोग और अच्छे से बढ़ता है। और इसका दूसरा क्या फ़ायदा है ये आप जानो तो, दो सेपरेट हाउस होने के कारण हमारे यहाँ पर जो सिस्टम में फिर जो भी लॉ पास होता है ना, वो दो बार चेक हो जाता है, यानी कि वो दो बार चेक हो जाता है, ट्वाइस चेक होता है। इससे कोई फॉल्ट होने का चांस ही नहीं बचता है, ये एक फ़ायदा है। अब जो कंट्री में ऐसा सिस्टम होता है ना, जहाँ पर दो हाउस होते हैं, सेपरेट हाउस, उसको कहते हैं हम लोग बाई कैमरल। जहाँ पर सिंगल हाउस रहता है उसको कहते हैं हम लोग यूनिकैमरल। अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा गया है ना कि आप स्टेट हो या कंट्री हो, जैसे कंट्री के लिए तो नेशनल असेंबली पार्लियामेंट है, वहाँ पर तो दो हाउस है, लेकिन स्टेट के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पर भी आप दो हाउस रह सकते हो या फिर सिंगल हाउस में ही काम चला सकते हो। तो ऐसे अभी 7 ही स्टेट्स हैं जिनके पास बाई कैमरल हाउस वाला सिस्टम है। और वो कौन कौन से स्टेट है? वो है आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 7 स्टेट है जिनके पास बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि ये यहाँ पर दो हाउस हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, जिस तरह हमारे पार्लियामेंट में भी है। अब मैंने इसका आपको एडवांटेज समझा दिया कि हमें दो हाउस क्यों रखना चाहिए, इसका एडवांटेज क्या है। अब देखो यार, वो दो हाउसेस को हम लोग समझते हैं। तो जो पहला हाउस है ना, वो है राज्यसभा, और जो दूसरा हाउस है वो लोकसभा। पहले हम लोग समझते हैं राज्यसभा के बारे में। तो इसको हम लोग काउंसिल ऑफ द स्टेट्स का हाउस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जितने भी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। तो करेंटली हमारे यहाँ पर 343 सीट्स हैं राज्यसभा में। अब देखो यार, यहाँ पर क्या है ना कि जो भी स्टेट से रिलेटेड मैटर होता है वो सब राज्यसभा में जाता है, और ये जो मैटर रहता है ना, वो मेनली स्टेट्स के लिए होता है। जो भी स्टेट्स में काम होता है तो वो राज्यसभा में होता है, इसीलिए उसको अब कंपैरेटिवली लोकसभा से अगर कंपेयर करो ना, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस मिलता है राज्यसभा को। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। रिप्रेजेंटेशन सिस्टम राज्यसभा में हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और दूसरा कि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जोग्राफिकली या फिर कल्चरली, एथिकली, कोई भी तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं यार। देखो यूएस में ना जो हाउस ऑफ सीनेट है, यानी कि यूएस का जो राज्यसभा है, उसमें रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसे है। देखो, अगर
आप टेक्सास में हो, चाहे आप वॉशिंगटन डीसी में हो, चाहे आप कैलिफोर्निया में हो, अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो इक्वली सारे के सारे स्टेट्स को ना इक्वली इंपॉर्टेंस दिया गया है। यानी कि अगर यहाँ से 2 मेंबर जा रहे हैं तो यहाँ से भी 2 मेंबर जा रहे हैं, इस तरह करके दिया गया है। अब यार इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में दूसरे टाइप का है। इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा में सीट्स मिलती है, यानी कि जिसके पास जितना ज़्यादा पॉपुलेशन, जो स्टेट में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन, उसी के अनुसार उसी प्रोपोर्शन में सीट डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसका जो सीट होगा ना राज्यसभा में, उसका जो नंबर ऑफ सीट्स रहेगा वो ज़्यादा होगा दूसरे स्टेट्स के कंपेयर में। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ सिक्किम की, अगर तो वहाँ अगर एक बंदा जा रहा है सिक्किम से, तो हो सकता है यूपी से 4-5 बंदे जा रहे हो। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अब देखो यार, इससे क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है, वो समझते हैं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो इससे आपका क्वालिटी ऑफ जो डिस्कशन होता है ना वो बढ़ जाता है। क्योंकि देखो, जिस स्टेट में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहेंगे, यानी कि उस स्टेट में उतना ज़्यादा एथनिकली डाइवर्स है वो स्टेट, तो जितने ज़्यादा मेंबर वहाँ के जाएंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा से क्वालिटी ऑफ डिसीजन बढ़ेगा, ज़्यादा टाइप का लॉ के बारे में या फिर बिल के बारे में वहाँ पर चर्चा उठेंगे, और हमारा कंट्री का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अच्छा से चलेगा। तो ये एक फ़ायदा है, आप प्रोपोर्शन में दे दो। अब जो भी सिस्टम है ना, इसको ले जाने का जो भी रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है राज्यसभा के लिए, वो 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो आपको जाके वहाँ पर पढ़ भी सकते हो। अब रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यहाँ पर एक बहुत यूनिक केस होता है राज्यसभा के साथ, ये लोकसभा के साथ नहीं होता है। देखो, राज्यसभा ना कभी डिसॉल्व नहीं होती है, यानी कि अभी भंग नहीं हो सकती है, कभी ये खत्म नहीं हो सकती। जैसे लोकसभा में अगर देखो आप, एक ऐसा टाइम आ सकता है जिस टाइम जो रूलिंग पार्टी वो अपना मेजोरिटी खो दे, तो फिर से इलेक्शन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में हर 6 साल में इलेक्शन होता है, यानी हर 6 साल में वहाँ पर मेंबर आते हैं नए नए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है भाई। वो कभी ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पर राज्यसभा एक ही टाइम पर खाली हो जाएगा 6 साल में एक बार, ऐसा नहीं होता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स वहाँ पर री इलेक्ट होते हैं, हर 2 साल में। इससे क्या होता है कि नए नए लोग आते रहते हैं, 1/3 ऑफ द लोग हर 2 साल में नए नए आते रहते हैं, और इससे कभी राज्यसभा भंग नहीं होता, बल्कि और डाइवर्स होता है। वहाँ का जो क्वालिटी है ना वो और डाइवर्स होता है इसके चलते। लेकिन लोकसभा से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व या फिर कभी ये भंग नहीं हो सकता, रद्द नहीं हो सकता। लेकिन आप देखते हो कि लोकसभा में ऐसा रद्द होता है या भंग होता है, ये हमेशा आए दिन होते रहता है। अब देखो, इलेक्टेड मेंबर्स के अलावे भी, देखो जो इलेक्टेड मेंबर्स है 343 वो तो है ही, उनके अलावा प्रेसिडेंट 12 नॉमिनीज को भी इलेक्ट कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि यार राज्यसभा में हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर प्रेसिडेंट अलग से 12 नॉमिनीज को इलेक्ट करते हैं। अब ये इलेक्शन जो 12 नॉमिनीज को इलेक्ट कर रहे हैं वो कौन से बेसिस पर इलेक्ट कर रहे हैं? ये जो भी लोग होते हैं ना, जो बहुत ही हाई जो डिग्री लेके रखते हैं, या फिर जो आर्ट, कल्चर, साइंस, लिटरेचर, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, ऐसे लोग राज्यसभा में चले जाते हैं। अब राज्यसभा की हमने बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा पावर आता है। देखो, राज्यसभा में हमने क्या पढ़ा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पर कैसे इलेक्शन होता है? यहाँ पर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो चुनते हैं, लेकिन लोकसभा में डायरेक्ट पीपल इलेक्ट करते हैं। इसीलिए बहुत बार भंग हो जाती है, या फिर नो कॉन्फिडेंस की वजह से ये हट भी जाती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है लोकसभा में। लेकिन देखो यार, क्या होता है ना कि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, तो जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है ना, तो एक प्योर फॉर्म में होती है, यानी कि जो लोग सोच रहे हैं उसके अनुसार से रूलर बनता है, ना कि रूलर के अनुसार से रूलर बनता है। इसलिए लोकसभा को हम लोग प्योर हाउस भी कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पर अब ये कैसे होता है। देखो, जो लोकसभा का इलेक्शन सिस्टम है ना वो समझते हैं। अब पूरी कंट्री है ना, उसमें जब मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इलेक्शन प्रोसेस वाले में, तो डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाउंड्री बना देता है, और जनरली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वली पॉपुलेशन को कवर करती है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा जाता है। एक बंदा जाने के बाद क्या होता है कि ऐसे हमारे देश में अभी तक 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो इसलिए क्या हुआ कि 543 मेंबर्स गए। इस तरह से क्या हुआ कि जो हमारा लोकसभा है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है। तो इसकी वजह से देखो यार, अब डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन जो कमीशन है वो दो लोग मिलकर अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्रॉ कर देते हैं। पीपल वहाँ से जा करके चुनते हैं अपने जो एमपीज़ हैं, और फिर एमपी जाके लोकसभा में काम करते हैं, और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके फिर बाद में लॉ बनाते हैं। ये होता है हमारा वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम।
अब देखो यार, हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट का क्या क्या फंक्शन है, तो देखो जनरली 8 फंक्शन। कौन कौन सा? पहला हो गया लेजिस्लेटिव, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, तीसरा हो गया फाइनेंशियल, चौथा हो गया रिप्रेजेंटेशन, फिर पांचवा हो गया डिबेट का, छठा हो गया जुडिशियल, सातवां हो गया आपका जुडिशियल, उसके बाद सातवां आ गया आपका इलेक्टोरल, उसके बाद आठवां आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल। ये आपका जो आ जाता है आठों, ये आपका आ जाता है फंक्शन। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी कि जो भी लॉ मेकिंग जो रहता है ना, जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस, वो आपका आ जाता है लेजिस्लेटिव फंक्शन में। दूसरा एग्जीक्यूटिव में, आप देखो यार एग्जीक्यूटिव कौन लोग होते हैं, मैंने पहले बताया, जो लोग असली में काम करते हैं। एक होता है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि ब्यूरोक्रेट्स लोग होते हैं। तो जो जो स्कीम्स लाते हैं या जो देश को चलाते हैं ना, वो लोग एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव लोग आते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते हैं, वो क्या किए, वो किस आधार पर किए, उनसे ये सब पूछ सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि एक पार्लियामेंट का ये फंक्शन हो जाता है कि वो एग्जीक्यूटिव लोगों से पूछे कि आखिर उन्होंने किया तो क्या किया। इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल फंक्शन। अब देखो यार, जो भी स्कीम्स वगैरह आती है, जो भी बजट वगैरह आता है, बजट सेशन आप नाम भी सुने होंगे, तो ऐसा सब बजट में जितना पैसा खर्च होगा, क्रॉप्स पर कितना होगा, सब्सिडी कितना देना है, तो ये सब अकेले सरकार नहीं कर सकती, ये सब पार्लियामेंट में ही डिस्कस होना है। तो इसकी वजह से फाइनेंशियल फंक्शन भी आ जाता है लेजिस्लेचर के पास। इसके बाद देखो रिप्रेजेंटेशन तो मैंने बता ही दिया, लोअर हाउस और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से लोग क्या करते हैं, लोकसभा में तो लोग चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो एमएलएस होते हैं वो लोग चुनते हैं। और इससे क्या होता है कि एक तरह से ये जो लीडर्स है ना, वो रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं लोगों का, तो ये रिप्रेजेंटेशन का काम आ जाता है। उसके बाद आता है डिबेटिंग फॉरम या डिबेटिंग फंक्शन। इससे क्या होता है, देखो यार, आप जब भी देखोगे ना दूरदर्शन में, दूरदर्शन न्यूज या फिर डीडी राज्यसभा या डीडी लोकसभा, आप देखोगे लोग हमेशा डिबेट ही करते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यार हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वो फुल ऑफ डिलिबरेशन और नेगोशिएशन से बड़ा है। लोग कोई पॉलिसीज को उठाते हैं, दूसरे लोग उसको नेगोशिएट करते हैं। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा भयंकर डिबेट होता है, यहाँ तक कि बहुत बार लोग एग्रेसिव भी हो जाते हैं। ये आता है हमारा डिबेटिंग फंक्शन। इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। तो देखो यार, अब पार्लियामेंट्री बना तो क्यों बना है? कुछ अच्छे लॉ लाने के लिए, या फिर जो ऐसे लॉ जो पहले बन चुका था लेकिन अभी थोड़ा चेंज करने का जरूरत है, अमेंडमेंट लाने का जरूरत है, तो उस चीज के लिए भी लेजिस्लेचर ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद इलेक्टोरल फंक्शन के लिए, तो इलेक्टोरल फंक्शन में कैसे, जैसे देखो जो भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है या फिर जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसके लिए लेजिस्लेचर इन्वॉल्व होता है। यानी कि जितने एमपीज होते हैं ना, वो लोग वोट करते हैं, एमपीज और एमएलएज मिलकर के प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, तो उसमें इलेक्टोरल फंक्शन आ जाता है। अब जुडिशियल फंक्शन कैसे आया, लास्ट है जुडिशियल फंक्शन। देखो यार, जो लेजिस्लेचर होता है ना, वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकता है या फिर उसको हटा भी सकता है, तो ये जुडिशरी से रिलेटेड है, इसलिए आता है ये आपका जुडिशियल फंक्शन में। और साथ ही साथ वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के साथ भी यही कर सकता है, उसको हटा भी सकता है और अपॉइंट भी कर सकता है। अब देखो, हमने समझ लिया राज्यसभा का प्रोस्पेक्टिव, हमने समझ लिया लोकसभा का प्रोस्पेक्टिव। अब लोग समझते हैं पावर्स, इन दोनों में पावर किनके पास है और डिफरेंशिएशन क्या है ये दोनों का पावर का। तो देखो यार, जनरली सी बात है, ज्यादा पावर लोकसभा के पास है, ये जनरल बात है, और ये आप अपने दिमाग में घुसा के रख लो, क्योंकि लोकसभा डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है, साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव लोग डायरेक्ट बैठे हुए रहते हैं, तो ज़्यादा पावर लोकसभा के पास है। फिर भी हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो यार, लोकसभा जो है ना, वो कोई भी लॉ को अमेंड कर सकती है, नए लॉ को ला सकती है, वो मनी बिल्स और नॉन मनी बिल्स पे भी एक्ट कर सकती है। लेकिन राज्यसभा नॉन मनी बिल्स को छोड़ करके, मतलब जो मनी बिल्स है उनको छोड़ करके बाकी सब बिल्स पर एक्ट कर सकती है और वो सजेशन दे सकती है। दूसरा समझते हैं, जो भी प्रपोजल आता है टैक्सेशन का, बजट का, ये सब जो भी आता है ना, उसको लोकसभा पहले हैंडल करती है, राज्यसभा उसको नहीं करती, क्योंकि ये सब मनी बिल्स के अंडर आते हैं। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अप्रूव करती है। इसके बाद हम लोग देखो, जो भी आस्किंग रहता है ना क्वेश्चन, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या फिर रिजोल्यूशन रहता है या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन रहता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब लोकसभा के अंदर हो सकता है। राज्यसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो सकता, उसके अंदर सिर्फ आप रेजोल्यूशन ला सकते हो, क्वेश्चन आवर कर सकते हो, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पर नहीं आ सकता है। इसी तरह यहाँ पर लोकसभा कमिटीज को बना सकती है, कमीशन को बना सकती है, और उसकी रिपोर्ट को कंसिडर कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ उसको सजेस्ट कर सकती है। और राज्यसभा है ना, वो गवर्नमेंट को सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकती है, वो गवर्नमेंट को हटा नहीं सकती या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ उसका क्रिटिसाइज कर सकती है। तो कंपैरेटिवली राज्यसभा के पास थोड़ा सा कम पावर है।
अब हम लोग समझते हैं स्पेशल पावर्स के बारे में। तो राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स है, लोकसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स है। तो राज्यसभा के पास क्या स्पेशल पावर है? देखो, राज्यसभा क्यों बनाया गया है? वो स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया है ना। तो जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मैटर आता है ना, वो सब आता है वो सब इंट्रोड्यूस होता है राज्यसभा में। और अगर कुछ आपको स्टेट लिस्ट में मैटर इंक्लूड करना है तो सिर्फ राज्यसभा से होगा। और अगर आपको स्टेट लिस्ट से कुछ मैटर हटाना है और अगर आप लोकसभा में हो तो आपको राज्यसभा का हाई कॉन्फिडेंस चाहिए उसमें, यानी कि राज्यसभा का उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट होना ही होना चाहिए। इस किस मैटर पर? मैटर कौन सा है? वो है स्टेट लिस्ट वाला, ठीक है। ये साथ ही साथ राज्यसभा का इन्वॉल्वमेंट आता है आपका स्टेट्स के डेवलपमेंट वगैरह पर। जो भी स्टेट रिलेटेड इश्यू होते हैं वो राज्यसभा ही कंसीडर करता है। लेकिन यार अब जैसे जैसे हम लोग आगे के सेंचुरी में आ रहे हैं ना, तो राज्यसभा में लोग स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं, लेकिन अब स्टेट को छोड़ के लोग पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये था राज्यसभा का स्पेशल पावर। अब हम लोग समझते हैं स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पास जो दो मेजर स्पेशल पावर है ना, वो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया, वो राज्यसभा के पास नहीं है। और दूसरा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मनी बिल्स, यानी बजट को लेकर के। ये है आपका लोकसभा के पास स्पेशल पावर, ये आपका राज्यसभा के पास नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं बिल्स को लेकर के। तो देखो यार, कोई भी ऐसा ड्राफ्ट जो कि लॉ को लेकर के, यानी कि जो लॉ का प्लानिंग को लेकर के अगर कोई ड्राफ्ट बनना, उसी को हम लोग कहते हैं बिल्स। बिल्स बहुत तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है गवर्नमेंट बिल, जो ऐसा कोई भी बिल जो कोई मिनिस्टर के द्वारा लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट में लाया गया, उसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट बिल। इसको जो नॉन मिनिस्टर वाले लोग होते हैं ना, जो सरकार में नहीं होते, मतलब करंट गवर्नमेंट नहीं होता, अगर वो कोई बिल लाना चाहते हैं वो कहते हैं प्राइवेट बिल। उसके बाद होता है मनी बिल और एक होता है नॉन मनी बिल। मनी बिल वही बजट वगैरह वाला, और नॉन मनी बिल में भी दो आते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाला में। तो ये आता है आपका, ये होता है पूरा बिल्स वगैरह सिस्टम। अब हम लोग समझते हैं कि लॉ कैसे बनता है। यार देखो, लॉ का स्टेप समझो। अगर मैं एक समझ लो एमपी हूँ, मैं सोचा कि ये बिल आना चाहिए, मैंने वो बिल क्या किया, वो प्रपोज किया हाउस में, ठीक है। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कमिटीज होंगे ना, जिसको मैं वो दूंगा, वो बिल दूंगा, उसमें वो लोग सजेस्ट करेंगे, चेंजेस लाएंगे और वापस वो हाउस में भेजेंगे। उसके बाद हाउस में डिस्कशन होगा, वहाँ पर वोटिंग होगा। अगर वो एक हाउस से पास हुआ, उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसेस होगा, वहाँ पर भी वोटिंग होगा, वहाँ पर भी लोग इसी तरह करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा। उसके बाद अगर जो पहला हाउस था वो मान गया, मान के चलो लोकसभा मान गया वो चीज़ को लेकर के, और राज्यसभा नहीं माना, तो क्या है ना कि वहां पर होता है ज्वाइंट सेशन, यानी कि दोनों मिल करके डिस्कस करेंगे। अगर उस हाल में हल निकल गया तो चलो ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन करेंगे, लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो राज्यसभा को जबरदस्ती वो लॉ मानना पड़ेगा। ये इसीलिए मैं कहा था ना कि लोकसभा के पास कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा पावर है राज्यसभा के अकॉर्डिंग में, उसके कंपेयर में। तो ये सिस्टम है आपका कोई भी लॉ का बनने का, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये देखो यार, अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस भी कर दिया जाए ना, उससे पहले भी बहुत सारे वहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं कि आपने ये बिल को क्यों रखा। बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस वहाँ पर होते रहते हैं। तो जो मैंने आपको बताया ना, जैसे पहला स्टेज में कि बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद दूसरे स्टेज में वोटिंग होता है, तीसरा स्टेज में प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन यार कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए ना, जहाँ पर ऐसा बिल तो जो लोकसभा से पास तो हो गया हो, लेकिन तब भी राज्यसभा से पास ना हुआ हो, और वो जो बिल था ना वो लॉ में कभी बना ही नहीं। जैसे कोई एक बिल है, वो लोकसभा से पास हो गया हो, लेकिन राज्यसभा में वो पास नहीं हुआ हो, और ज्वाइंट सेशन के बावजूद वो बिल जो था वो लॉ ना बन पाया हो। ऐसे भी हम लोग बहुत सारे केसेस देख चुके हैं। और इसी में से आप देखोगे ना, तो हर बिल को राज्यसभा ऐसा नहीं कि वो पेंडिंग में डाल सकता है। मनी बिल को राज्यसभा को जबरदस्ती, यानी कि ऐसा होता है ना जिद में, वो मानना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं भी माना ना, तो 14 दिन के बाद ये मान लिया जाएगा कि वो जो बिल था जो राज्यसभा के पास गया, वो उसने मान लिया, अगर वो 14 दिन तक कोई एक्शन ना लिया। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया? तो आर्टिकल 109 का फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है कि जो भी मनी से रिलेटेड बिल होगा वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा। तो ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख चुका है। अब देखो यार, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के और बढ़ते, तो वो है हाउ डू पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव्स। तो पार्लियामेंट है ना, वो एग्जीक्यूटिव्स को कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि भाई एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो देश को संभालते हैं करेंटली, लेकिन लेजिस्लेचर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है ना उसको संभालने में। तो ऐसे कौन सा वेपन्स है जिससे वो संभाल पाता है? तो मेनली 4 वेपन्स है। तो पहला जो है वो है डिलिबरेशन एंड डिस्कशन, दूसरा है वो है अप्रूवल ऑफ रेटिफिकेशंस ऑफ लॉ, तीसरा जो है वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स है, और चौथा जो है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसको एक एक करके समझते हैं।
देखो यार, पहले जो है वो है डिलिब्रेशन एंड डिस्कशन। इसमें क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी लॉ होता है ना, उसको आप डायरेक्टली पास नहीं कर सकते हो। उसके लिए वोटिंग होता है, उसके लिए लोग डिस्कस करते हैं, उसके लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बिल पास करवाना चाहते हैं। तो बहुत सारे इशू सामने में आती है। इसलिए यार कोई भी लॉ है ना, बहुत मुश्किल से पास हो पाता है। आप देखते भी होगे यार, बहुत ऐसा बहुत कम टाइम में यार, बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे 6 महीना का एक सेशन चलता है, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम ऐसा होता है ना जो ऐसे बेकार में पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिलिब्रेशन और डिस्कशंस के चलते, इसी के चलते वो सिर्फ पास हो जाता है। साथ ही साथ जो बेसिक पावर है ना, जो लेजिस्लेचर देता है अपने मेंबर्स को, वो है यार आपका फ्री टू स्पीच। यानी कि आप देखो, जैसे आप कुछ भी कहें, ठीक है, आप कुछ भी कह दो, लेकिन उस चीज़ पर, जैसे अगर आप पार्लियामेंट में हो और अगर आप कुछ भी कहते हो ना, उस चीज़ पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो डिस्कशन के टाइम पर वो कहा गया चीज़ है। इसी को कहते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। और ये बेसिक सा फंक्शन है जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखता है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हम लोगों ने अभी जाना, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे जो मैंने आपको बताया डिलिब्रेशन एंड डिस्कशन में, वहाँ पर क्वेश्चन आवर चलता है, वहाँ पर 0 आवर चलता है। तो क्वेश्चन आवर एक ऐसा टाइम देखा गया ना जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा अटेंडेंस भी रहता है लोगों का, मतलब जो एमपीज रहते हैं उनका सबसे ज़्यादा अटेंडेंस क्वेश्चन आवर में ही रहता है। इसी तरह 0 आवर भी रहता है, जिसमें लोग स्टेटमेंट्स को अपने रख सकते हैं, अपने मैटर को रख सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब दूसरा है रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। अब देखो यार, लोग अगर पार्लियामेंट पास भी कर देना, तो लोकसभा से वो राज्यसभा में जाएगा। तो आपको, अगर आपका लोकसभा में मेजोरिटी है ना, तो आपको राज्यसभा में भी मेजोरिटी बनाना ही पड़ेगा, अगर आपको आसानी से लॉ को पास करना है, यानी कि बिल को पास करके लॉ बनाना है। अगर आपको दोनों हाउस में मेजोरिटी अगर लाना है, तो डेफिनेटली बात है, आपका जो पार्टी होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, और स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा मेजोरिटी होगा, तो आसानी से कोई भी बिल लॉ में पास हो सकता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी के टाइम पर कोलिशन गवर्नमेंट चल रहा है, और कब कौन पलट जाए इसका भी कोई हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये रेटिफिकेशन ऑफ लॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये लोकसभा भी राज्यसभा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में चल सकते हैं, दोनों एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को मनी बिल्स को छोड़ करके जहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट लगा राज्यसभा को, वहाँ लोकसभा को सजेस्ट कर दिया, जहाँ लोकसभा राज्यसभा को लोग वहाँ सजेस्ट कर दिया। ये होता है अप्रूवल ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ लॉज को। उसके बाद हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल में, जो जैसे मैंने आपको बताया, लोग पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा पैसा जो था वो कहाँ खर्च किया, आपने इतने सारे पैसे का कहाँ यूज़ किया, आपने कितना पैसा लिया, कितना को कैसे में खर्च किया। ये सब चीज़ों को एमपी जो है वो पूछ सकते हैं। और ये इसलिए होता है ना, ताकि जो एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं ना, वो ऐसे ही अंधाधुंध पैसा ना बहा दे, यानी कि बेकार में, यानी कि जो बेकार में होता है ना, जो अननेसेसरी होता है, वो पैसा ना बहा दे। इसकी वजह से जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स ये भी रखा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन में। ये जो है ना वो मोस्ट इंटरेस्टिंग और ये सबसे मजबूत पावर है। किसके लिए? ये है लेजिस्लेचर्स लोग के लिए। इसमें क्या होता है ना, अगर आपका कोलिशन गवर्नमेंट है और आपके कोलिशन गवर्नमेंट में तकरार आ गई और आपके पास मेजोरिटी नहीं है ना, तो एमपीज वो जो जैसे राज्यसभा में तो वाइस प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है, अब सरकार बदलनी पड़ेगी। ये कह सकते हैं, इनके पास ये अधिकार है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। सॉरी, राज्यसभा नहीं, लोकसभा में। तो लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस, देखो क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो लोकसभा में ज़्यादा होंगे ना, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में ही दिया जाता है। तो अगर जैसे अभी ओम बिरला, यानी कि अगर जैसे राहुल गांधी ओम बिरला को बोल दिया कि बीजेपी के एनडीए के पास अब सपोर्ट नहीं रहा, मेजोरिटी नहीं रहा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से उसके बाद अगर मेजोरिटी सच में नहीं रहेगा, तो उसके बाद समझ लो बीजेपी हट गया रूलिंग गवर्नमेंट से, फिर नया गवर्नमेंट आएगा जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद देखो हम लोग लास्ट टॉपिक और बढ़ते जाते हैं। उसके बाद है कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो कमिटीज़ क्या होती है ना, जो बिल्स को सजेस्ट करती हैं, कुछ चेंजेस को सजेस्ट करती हैं। तो इस तरह की जो ग्रुप्स रहते हैं, इसको हम लोग कमिटीज़ कहते हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ कहते हैं। इनका मेन काम यही रहता है कि देखो कोई भी बिल है ना, उसके पीछे बहुत सारा मेहनत चाहिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसके पीछे लाना पड़ता है। और आप लोग जानते हो
नेता लोग तो इन्फॉर्मेशन लाने से रहा, तो उसके लिए जो हायर ब्यूरोक्रेट्स जो लोग रहते हैं ना, वो लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, बहुत डीपली उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद उस बिल को भेजते हैं। इसमें स्टैंडिंग कमिटीज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये होता है मेनली कमिटीज़ का काम रहता है। लेकिन अब एक नया कमेटी बना है जो है JPC, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ये कोई पार्टिकुलर बिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके पर्पज से उसमें अगर कुछ सजेस्ट करना रहेगा तो JPCs का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और जो बिल जो है ना, वो जो कमिटीज़ के द्वारा भेजा जाता है उसको रियरली पार्लियामेंट नेग्लेक्ट करता है, क्योंकि भाई वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाया गया रहता है। भाई वो पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से सिक्योर्ड और बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाया हुआ रहता है। ये था हमारा। अब इसके बाद देखो, हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, पार्लियामेंट खुद को कैसे संभालता है। देखो यार, दोनों हाउस में ना संभालने के लिए स्पोक पर्सन रहता है। जैसे राज्यसभा में तो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं वेंकैया नायडू, और अभी जो लोकसभा के अभी जो करंट है वो है अभी हमारे ऑनेबल ओम बिरला स्पीकर। इन लोग जो भी इश्यूज है, जो भी अगर कहीं पर झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसको उन लोग संभालते हैं। इनका काम ही यही है। पहले तो तरीका से ये समझा सकते हैं। दूसरा, अगर ऐसा केस आ जाए ना, तो इनके पास जो मोस्ट पावरफुल वेपन रहता है वो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट 1985 में ये बनाया गया था, और इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन आया। 91st अमेंडमेंट में भी इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन लाया गया। इसके अनुसार यार, अगर आपके पार्टी में देखो, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है ना, कि जैसे पहले देखो क्या होता था ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जैसे अगर मैं मान के चलो मेरे को MP का पोस्ट मिल गया, मैं BJP पार्टी से MP का पोस्ट मिल गया मेरे को, अब मैं कांग्रेस पार्टी में चला गया, तो क्या मेरे पास MP का पोस्ट रहेगा या हट जाएगा? तो जाहिर सी बात है यार, लॉ के बाद बोला गया था कि अगर आपने ये किया तो आपके पास पोस्ट ही हट जाए। ये एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है। ये डिफेक्शन यानी कि बदलने से, बदलाव से, जो भी मेंबर रहते हैं ना, उनके बदलाव से ये बचाता है। ये कुछ ही केसेस में काम आ सकता है, लेकिन एक इसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर 1/3 मतलब आधे से ज़्यादा अगर लोग बाहर चले गए ना पार्टी से, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं आता है। ये कुछ पावर्स थे जो स्पोक्स पर्सन के पास रहते हैं। तो यही थी हमारी लेजिस्लेचर की वीडियो। थैंक यू।